गोद में रखेंगे, हमारा हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। उसके बाद हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे, जिससे हमारी नाभि तक उस सांस को महसूस कर सके। और फिर जैसे जैसे सांस को छोड़ेंगे वैसे वैसे पूरे शरीर को तनाव रहित होता हुआ महसूस करेंगे। ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, पूरे शरीर में उस प्राण शक्ति को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सर से लेकर पैर की उंगलियों तक रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, हर तरफ ढीला छोड़ा हुआ शरीर। और फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और सारी नकारात्मकताओं को बाहर निकालते हुए उस सांस के साथ जाता हुआ देखेंगे। और अब हम चलते हैं अपनी ध्यान की यात्रा पर। अपनी सांसों पर नजर लगाइए। आपकी नासिका के माध्यम से अंदर आने वाली सांस आ सतपाल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो इस आती और जाती हुई सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। हर सांस जो अंदर आ रही है और हर सांस जो बाहर जा रही है, बस ये सिलसिला, यही सिलसिला जो लगातार हमारे जीवन का आधार है, इसको माइंडफुल होकर इस क्रिया को देखना है। प्राण शक्ति श्वास के माध्यम से निरंतर प्रवाहित हो रही है और उसी को हमें जागरूक होकर देखते रहना है। धीरे धीरे अपने मन के विचारों को शांत करते जाएंगे। जैसे जैसे हम सांसों के साथ एकाग्र होते जाएंगे, मन विचार शून्य होता जाएगा। और जब मन विचार शून्य होता है, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा बड़ी तेजी से हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। तो शरीर शिथिल है, मन शांत और निर्विचार है, बुद्धि स्थिर है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। सांसों के आवागमन के क्रम को देखते रहें और अपने ध्यान को अपनी दोनों भौं के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर स्थिर कर दें। प्रत्येक आती हुई सांस हमारी नजर में है,
हर जाती हुई सांस को हम देख रहे हैं, एकाग्र हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी सांसों के आवागमन पे। ना अतीत, ना भविष्य, केवल वर्तमान पल। और वर्तमान पल में पूरी तरह से डूब जाएं। हर आती हुई सांस के साथ आता हुआ नया पल, और हर जाती हुई सांस के साथ वो पल जो हम जी चुके हैं। बस इस आवागमन को पूरी समर्पित स्थिति में रखें। विचार अगर आते हैं तो उनका पीछा न करें, वो स्वयं ही चले जाएंगे। विचार बार बार आए तो अपनी सांसों पे एकाग्र हो जाएं। विचार शून्य मन ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग खोलता है। उस असीम अनंत शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड को जो संचालित कर रही है, हम उससे जुड़ गए हैं। बूंद में सागर समा रहा है। सर से लेके पांव की उंगलियों तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का संचार हो रहा है। बाहरी भौतिक जगत को बाहर छोड़कर अपने अंतर जगत की यात्रा में प्रवेश करेंगे।
अपने भीतर के एकांत में धीरे धीरे उस आनंद को महसूस करें जो सच्चित आनंद स्वरूप हमारी चेतना में व्याप्त है। ध्यान को सांसों पे बनाए रखें, मन को विचार मुक्त रखें, बुद्धि को स्थिर रखें, ऊर्जा के संचार को महसूस करें। सर के ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा की तरंगें प्रवेश कर रही हैं और मस्तिष्क से हमारे आज्ञा चक्र तक आ रही हैं और आज्ञा चक्र से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड पर स्थित विशुद्धि चक्र में हमारे कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। विशुद्धि चक्र सक्रिय और संतुलित हो रहा है। क्रियाशील हो रहा है। विशुद्धि चक्र में स्थित ग्रंथियां स्वस्थ हो रही हैं। ऊर्जावान हो रही हैं। नीले रंग की ऊर्जा विशुद्धि चक्र ग्रहण कर रहा है। धीरे धीरे हम अपने अनाहत चक्र पर आएंगे। हृदय क्षेत्र के पीछे स्थित हृदय चक्र, अनाहत चक्र हरे रंग की ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ अनाहत चक्र सार्वभौमिक प्रेम, करुणा, दया और क्षमा हमारे अंदर जागृत करता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ अनाहत चक्र धीरे धीरे अपनी नाभि के पीछे स्थित मणिपुर चक्र में अपने ध्यान को लाएं। पीले रंग की रोशनी को, ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ मणिपुर चक्र पाचन तंत्र के सभी अंगों को स्वस्थ करता हुआ
मणिपुर चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहा है। धीरे धीरे मणिपुर चक्र से नीचे स्थित स्वादिष्ठान चक्र में ऑरेंज रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जल तत्व से संबंधित यह चक्र हमारे मूत्र विसर्जन संस्थान के सभी अंगों को स्वस्थ करता हुआ शुद्ध, सक्रिय और संतुलित हो रहा है। धीरे धीरे हमारे मूलाधार चक्र पर आएंगे। लाल रंग की ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ यह पृथ्वी तत्व का चक्र रक्त, अस्थि और मांसपेशियों का स्वास्थ्य मूलाधार चक्र से नियंत्रित होता है। मूलाधार चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहा है, संतुलित हो रहा है। पूरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरी तरह से भर गया है। प्रत्येक नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सांसों के माध्यम से प्राण शक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही है। मन विचार शून्य है, शरीर शिथिल है। अंतर जगत की यात्रा में हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं। जो कुछ है वो मेरे अंदर ही है। आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ध्यान में हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। निरंतर ध्यान में बैठने से भीतर के एकांत में प्रवेश करने से हमारे प्रश्नों के उत्तर आने लगते हैं। सूक्ष्म लोक के मास्टर्स हमें गाइड करते हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए उन सभी गुरुओं और मास्टर्स में जिन्होंने ध्यान में हमें
मार्गदर्शन दिया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारे शरीर में प्रविष्ट हुई, सांसों के माध्यम से प्राण शक्ति जो निरंतर प्रवाहित हुई, सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद के भाव के साथ आज के ध्यान से हम वापस लौटेंगे। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। जी, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी हथेलियों को, ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पे फैलाते हुए, अपनी हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलते हुए, मुस्कुराते हुए सहज हो जाएंगे। थैंक यू सतपाल जी। जी वेलकम बहुत मैडम। सुंदर ध्यान और डीप मेडिटेशन। बहुत बहुत थैंक यू आपको इसके लिए। जी जी, शुक्रिया। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव बताना चाहेगा तो अपने आप को हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कीजिए मास्टर। ये चंचल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सभी को मेरा आत्म बंदन मैम। जी श्री आप। राधे। जय श्री राधे। सर मैम, मैम मेरे ध्यान का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा आज, जी। और काफी एनर्जी थी, और हम्म, काफी मतलब चेहरे पे भी काफी हीट ऐसे लगा, बहुत गर्म हो रहा है चेहरा भी। जी। और विचारों की संख्या काफी पहले से बहुत कम हो गई है। जी। कितना समय हो गया आपको ध्यान करते हुए? सर ये 1.5 या 2 महीने हुए होंगे। जी, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? आपको लग रहा है कि अब ध्यान में मन ज्यादा लग रहा है, विचार कम हो रहे हैं? सर विचार कम हो रहे हैं, और बहुत अच्छा एनर्जी भी लग आ रही है, और बहुत अच्छा फील होता है, एकदम हल्का हो जाता है, ये बॉडी एकदम हल्की हो जाती है। हम्म बट ये है कि राइट, ये इसमें दर्द होता है। एनर्जी अंदर आती है ना, तो एनर्जी अपनी जगह बनाती है। जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होते हैं ना, तो जी। एनर्जी उनको खोलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शरीर में आपको अनईजीनेस महसूस होती है, लेकिन वो फिर कुछ दिन बाद परमानेंटली वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो फ्लो जब होता है ना ऊर्जा का, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जो जो भी ब्लॉकेज हमारे हो रहे हैं उनको वो ठीक करता है। तो अभी आपको समय भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो अंदर आपकी क्लीनिंग पहले होती है, उसके बाद ऊर्जा का फ्लो होता है शुरू। तो वो प्रोसेस चल रहा है आपका। ठीक है, वो सहज बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मास्टर, कोई और किसी का कोई अनुभव? यस। किसी ने हैंड रेज नहीं किया सतपाल जी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं जी अपने ठीक है। ध्यान की तरफ। तो थैंक यू, सभी का धन्यवाद। आपने ध्यान में बहुत अच्छी तरह से ऊर्जा को ग्रहण किया, और इस ऊर्जा को अब हम लगाएंगे हमारे स्वाध्याय में और आगे के सत्र में।
आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा। कुसुमाकर जी ने हैंड रेज किया है। कुसुमाकर जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अरे मैम, मेडिटेशन का समय बहुत कम है। बहुत कम था, इसको बढ़ाए इसको बढ़ाना होगा। तो बढ़ाना है, तभी तो ठीक रहता है। मतलब जी मास्टर। ध्यान का आने के लिए आपसे प्रार्थना है। ठीक है मास्टर, ये इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि समय बढ़ा दिया जाए। जी ठीक है। इस सब्जेक्ट के ऊपर होता, सब्जेक्ट छोटा होता तो हम ध्यान थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, और सब्जेक्ट थोड़ा दिखता कि लेंथी है तो फिर ध्यान को ही, उसको ही टाइम घटाना पड़ता है। चलो तो ठीक है सर, हमें जैसा अभी हमें 1 आवर में ही सारा कुछ लेना होता है। तो हमारी भी वो है कि वैसे हम बातचीत में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कई बार टाइम ज्यादा हो जाता है, पर वो है कि उसकी समय की भी हमें पाबंदी है, उसमें ही हमें रहना है। तो धन्यवाद। ये आपके सजेशन को मैडम विचार करेंगी और आगे हम पढ़ते हैं। अ, ध्यान यहाँ के अलावा भी, जैसा कि अभी मैं किसी ने मैसेज में डाला है कि आप यहाँ के अलावा भी ध्यान अपने स्वयं के समय में भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक उसका हम अभ्यास करते हैं, उसके बाद उसको लंबे समय के लिए अगर आप करना चाहें, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट का ध्यान आप अपना कभी भी कर सकते हैं, घर में सुबह शाम दोपहर को। और यहाँ हम सिर्फ उसका एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगर उसमें कोई समस्या आ रही हो, किसी तरह कोई प्रश्न हो, तो वो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है उसको हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता विषय पर हम बात करेंगे। कि बुद्धिमत्ता को हम मूल रूप से आईक्यू तक सीमित रहते हैं। हमारा मानना यह है कि इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी बुद्धिमत्ता गुणक जो है वही मूल रूप से महत्वपूर्ण होता है जीवन में। और जिसका जितना आईक्यू, आजकल इसका बड़ा चर्चा होता है कि आईक्यू बड़ा हाई है, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो आईक्यू बड़ा हाई होने से वो एग्जाम्स में और उसमें बड़े सफल होते हैं। तो असल में यही हमारा विषय है कि आईक्यू का कितना रोल है, कितना उसका महत्व है। और ईक्यू जो है, इमोशनल कोशेंट जो है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है, वो क्या है और उसका कितना महत्व है और कितना हम उसको अपने जीवन में नासमझी के कारण, उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देने के कारण अपने जीवन को अस्त व्यस्त होता हुआ देखते रहते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ बुद्धिमत्ता से ही जीवन को चलाया जा सकता है, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है, तो किसी भी व्यक्ति की सफलता में 20% ही हिस्सा उसके आईक्यू का होता है, यानी बुद्धिमत्ता का होता है। 80% हिस्सा उसके भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होता है, ईक्यू जो है। और जिसका ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसकी बढ़ी हुई है, तो वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य कर लेता है। और अगर हम इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, इसके प्रबंधन पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते, तो फिर हमारे जीवन में बहुत तरह की तनाव जैसी चीजें आती हैं। क्योंकि भावनाएं हमको तनाव देती हैं, हमें नहीं पता होता है कि भावना के साथ हमको किस तरह से उसका प्रबंधन किस तरह से करना है, तो वो तनाव होता है और वो मानसिक बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले वो तनाव के रूप में आता है। किसी भी भावना को अगर हमने सही तरीके से नहीं लिया, तो वो भावनाएं हमारे अंदर आकर और मानसिक बीमारी फिर अपराध की तरफ
प्रेरित करती है, कोई ना कोई अपराध होता है, क्योंकि वो नकारात्मकता पूरी तरह से अंदर आ जाती है। तो नकारात्मक जब भाव हो जाते हैं तो वो किसी न किसी अपराध की तरफ और या फिर नशे की लत की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें सिर्फ उनको उनके विषय की शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनका भावनात्मक जो शिक्षण है वो नहीं हो पाता है। इसलिए वो नहीं जानते कि उनकी भावनाओं का प्रबंधन वो किस तरह से करें। और क्योंकि माता पिता स्वयं भी भावनात्मक प्रबंधन से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उनका स्वयं का भी भावनात्मक प्रबंधन के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए वो बच्चे के प्रति भी किसी तरह से वो उसको गाइड नहीं कर पाते। और इसलिए वो अस्त व्यस्त स्थिति जो उनकी स्वयं की है भावनाओं के प्रति, वही धीरे धीरे वो बच्चा भी ग्रहण कर लेता है। तो हम समाज से जो भी परिस्थितियां हमारी हैं, उस समाज से जो कोई भी हमें अनुभव मिलते हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर प्रकट होती हैं, उनके ऊपर हम प्रतिक्रिया देते हैं। भावना कोई अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ जो प्रतिक्रिया हम देते हैं वो प्रतिक्रिया ही अच्छी या बुरी होती है। तो जैसा हमारे अनुभव हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो नकारात्मकता धीरे धीरे, अगर हमारी प्रतिक्रिया नकारात्मक है उस भावना के प्रति, तो धीरे धीरे हमारे अंदर का वातावरण जो है वो नकारात्मक होता चला जाता है। और ये नकारात्मकता ही हमको इस तरह की स्थिति में रख देती है कि जहां हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स और इनको हम ढूंढते हैं कि कोई हमें प्रेरणा दे, लेकिन प्रेरणा को हम स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को ये बताया ही नहीं कि हमें अपने तनाव का प्रबंधन किस तरह से करना है, और समाज के साथ, परिवार के साथ हमारे संबंध जो हैं उनकी गुणवत्ता जो है वो क्या है। उनकी गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि हम अपने भावनाओं के ऊपर किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो समझने की बात है कि हम भावनाओं पर हर वक्त प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको समझना होता है कि ये क्या भाव है। तो इसलिए शांत होकर ये समझना है कि ये प्रतिक्रिया देने लायक है भी कि नहीं है। हर वक्त तत्पर नहीं रहना चाहिए कि मैं किसी भी भाव को, जैसे आप परिवार में रहते हैं, किसी ने कुछ भी आपसे कहा, तुरंत वो एक विचार आपके अंदर प्रवेश हुआ कि उसने मुझसे ऐसा कहा। अब वो विचार एक भाव में प्रकट हो, भाव में बदल गया। अच्छे या बुरा जो भी भाव आपको लगा, अच्छा नहीं लगी वो बात, तो आप तुरंत उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। वो प्रतिक्रिया आप पहले आपके विचारों में प्रकट होती है और फिर शब्दों के माध्यम से वो बाहर आ जाती है। इससे आपके संबंधों के अंदर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। तो जो नकारात्मकता संबंधों के अंदर आती है, फिर उससे वातावरण विषाक्त होता है। आपके अंदर नकारात्मकता और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सामने वाला भी उसके बाद आपको जो प्रतिक्रिया देता है वो उससे भी ज्यादा बढ़कर होती है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये देखना है कि मैं किसी भी विचार को अंदर लेता हूं, बाहर से जो भी विचार आते हैं वो अंदर आएंगे, उनके ऊपर आप कोई रोक नहीं लगा सकते। और जो भावनाएं बन रही हैं आपके अंदर उन विचारों से, उनके ऊपर भी आप किसी तरह की कोई रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो स्वतः ही स्फूर्त होती हैं, स्वयं ही प्रकट होती हैं, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कैसी भावना आपके अंदर आई, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, इन तीन चीजों का प्रभाव हमारे विचारों पे पड़ता है। कोई व्यक्ति, हम परिवार से बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ दोस्त भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा औपचारिक
मिलना जुलना होता है, लेकिन उन सब से जो हमारे संबंध हैं वो कितने सकारात्मक है, कितने स्वस्थ संबंध है। इससे हमारे अंदर का स्वास्थ्य, आंतरिक स्वास्थ्य जो होता है, एक होता है फिजिकल बॉडी, उसका स्वास्थ्य, और एक होता है हमारा अंदर जो शरीर है, जो हमारी एनर्जी बॉडी है, हमारा विचार जो है, ये सब जो हमारे अंदर का वातावरण है ये कैसा है, इसके ऊपर तो इन तीन चीजों, व्यक्ति, जो हमारे समाज के, हमारे ऑफिस के लोग हैं, हमारे रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, बहुत तरह के रिलेशंस होते हैं। तो ये हर तरह का रिलेशन हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विचारों के माध्यम से प्रभावित करता है, और वो जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के रूप में हमारे अंदर तैरने लगते हैं। और जब हम उनके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो प्रतिक्रिया जो है वो हमको उस व्यक्ति के साथ संबंधों के रूप में लौट के आती है। वो किस रूप में आएगी, वो अच्छी या बुरी, तो वो जो प्रतिक्रिया है उसको हमको समझना है कि हमको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया, तुरंत प्रतिक्रिया, जैसा बाहर से आया वैसा उसको लौटा दिया। किसी ने कुछ खराब कहा, कुछ बुरा कहा, या असहमति प्रकट की आपके साथ, आपके विचारों के साथ, तो तुरंत आपके अंदर एक नकारात्मक भाव उस व्यक्ति के प्रति आया और आपने उसको तुरंत लौटा दिया, यानी उसी रूप में लौटा दिया, यानी आप भी नकारात्मक हो गए। तो ये नकारात्मकता जो है आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, आपके पूरी जो ऊर्जा शरीर है उसको प्रभावित करती है, और फिर आपके अंदर का वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है। तो ये जो तनाव है ये फिर अगर ये बढ़ता है तो ये डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अगर कोई यंग जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो वो इन्हीं छोटी छोटी बातों के आधार पर इन्हीं तनाव को लेकर, जैसे परिवार में अगर उनके साथ, उनका किसी के साथ सही संबंध नहीं बन रहा, या कहीं बाहर किसी के साथ संबंधों में उन्होंने कोई इस तरह का उनको अनुभव हुआ, तो क्या करते हैं कि वो तनाव में आते हैं, तनाव से फिर अवसाद में आ जाते हैं। तनाव की अगली स्थिति है अवसाद, यानी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और डिप्रेशन से फिर कोई ना कोई लत लग जाती है, कोई नशे की लत या इस तरह की, क्योंकि वो उसका सामना करने के लिए उस का सहारा लेते हैं, नशे का या उसका, या फिर डिप्रेशन की स्थिति में वो कुछ भी और काम कर लेते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो भावनात्मक प्रबंधन जो है वो उन्हें नहीं पता कि भावनाओं को किस प्रकार से इस तरह से प्रबंध उसका किया जाए कि बाहर के लोगों के साथ एक पुल बना के रहा जाए, अच्छा पुल एक बने और उस पर बहुत अच्छी तरह से आवागमन हो, अच्छे संबंधों के रूप में एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार हमारे अंदर चलते रहें। तो रिएक्ट करना मीन्स जैसा आया वैसा लौटाया, और रिस्पॉन्ड करना मीन्स उसके ऊपर विचार करके और ये देखना कि ये किस लायक है, यानी क्या मुझे इसके ऊपर कोई विचार करना है, कोई जवाब देना है, या मुझे अवॉइड करना है, लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है। तो ये सारे जो भाव हैं, इनसे क्या होगा कि हमारा जो भावनात्मक प्रबंधन है उसके प्रति हमारे अंदर दृढ़ता आएगी। जब हमें लगेगा कि कौन सा विचार मेरे प्रतिक्रिया करने लायक है और कौन सा नहीं है, और अगर किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया भी तो वो उसकी मानसिक स्थिति की का स्तर बताता है, वो मेरा नहीं बताता है। मेरा स्तर, अगर मैं उसकी को प्रतिक्रिया उसी की भाषा में देता हूं तो मैं उसके स्तर पर नीचे आके, यानी मैंने क्या किया, अपने स्तर को नीचे किया उसके साथ बराबर आने के लिए। लेकिन रिस्पांस का मतलब ये होता है कि ये मेरे प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है। तो जब आपने उसको अवॉइड कर दिया, फॉरगेट कर दिया, फॉरगिव कर दिया कि जाने दो, ये मेरे योग्य नहीं है,
तो इससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित नहीं होता है। और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारा दाल क्या है? दाल इतनी बची सुबह सुबह आटा भी गूंद के रखा मैं, हो गया गूंद। है। तो हमको अपनी भावनाओं का एक विटनेस बनना है, उसके साथ हर वक्त बहते नहीं रहना है। साक्षी के भाव से हमको अपनी भावनाओं के ऊपर विचार करना है, कैसे भाव आ रहे हैं, कैसी बात मैंने सुनी और उसके साथ कैसे विचार, कैसे भाव मेरे अंदर आए। तो इसको एक विटनेस की तरह जब लेंगे तो फिर हम उसका साक्षी भाव हो जाएंगे और फिर उसके ऊपर तुरंत हमको कोई भी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो किसी भी स्थिति में जब आप इस तरह से समझ जाएंगे कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी बल्कि उसके ऊपर अपना नजरिया देखना है कि क्या नजरिया है मेरा, इसके ऊपर मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपको जो है ये समझ में आएगा कि भावनाओं से जो दुख मिलता है वो ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। यानी मैं चाहता हूं तो वो दुख आता है और अगर मैं ना चाहूं तो वो दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस भावनाओं के प्रबंधन पे ध्यान दिया है। अन्यथा भावनाएं जो हैं वो आपको अवसाद में ले जाती हैं, दुख में ले जाती हैं, पीड़ा पहुंचाती हैं, नकारात्मक बना देती हैं। नकारात्मक होने के बाद आपका पूरा संबंध वो प्रभावित होते हैं और बिना संबंध के हम जीवन को नहीं जी सकते। हमारे बहुत तरह के संबंध होते हैं। हमारा हर दिन संबंधों के ऊपर ही टिका हुआ है। दोस्त के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, बेटा बेटी के साथ संबंध, अपने ऑफिस के लोगों के साथ संबंध। तो हमारे संबंध ही हमारे जीवन के पूरे आधार होते हैं। और इन संबंधों का जो स्वास्थ्य है वो इस पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रभावशाली तरीके से उन संबंधों को नियंत्रित कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, प्रबंधन उनका कर रहे हैं यथा योग्य। उनको स्वीकार करना, जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करना, जिससे हम जैसी उम्मीद करते हैं उस व्यक्ति को जैसा वो है, अगर हम उसमें डिफरेंस करेंगे कि इसको ऐसा होना चाहिए लेकिन वो वैसा नहीं है, हमारी अपेक्षा से वो नीचे के स्तर पर है, तो भी उसको स्वीकार करना। यानी हमको अपने अंदर ये प्रबंधन करना है कि मैं हर व्यक्ति के साथ, जिसके साथ मेरे संबंध हैं, उसको उसके रूप में ही स्वीकार करूंगा कि जैसा वो है, मुझे उसमें सुधार करने की कोई या अपने अंदर सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा उसका संबंध है उसको स्वीकार करना है। क्योंकि अगर उसके विचार आपको पसंद नहीं है तो इस प्रकार से हमको भावनात्मक स्तर पे संबंधों के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा काम है, किस तरह का काम है हमारा है, उस काम के अंदर हम किस पोजीशन में हैं, उस पोजीशन में हमको ये देखना है कि क्या हम एक प्रबंधक के स्तर स्तर पे हैं, मैनेजरियल स्थिति में, तो हमको नीचे के जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ अपना इस प्रकार से संबंध बनाना है कि हम उनको एनकरेज करें, यानी उनको डिस्करेज ना करें। हमारा जो हमारी भावनाएं इस प्रकार से उनके साथ शेयर करें कि वो उनको जो है मोटिवेशन मिले। तो इस प्रकार से मोटिवेशनल तरीके से हम काम करेंगे तो वो दूसरों की भावनाएं और हमारी अपनी भावनाएं भी स्वस्थ तरीके से, सकारात्मक तरीके से हमको परिणाम देंगे। अगर हम नीचे के स्तर पे काम कर रहे हैं, हमसे ऊपर कोई अधिकारी काम कर रहे हैं, तो हम ये सोचें कि वो अगर हमें
कोई आदेश देते हैं, हमें बुरा लगता है, तो इसको हम एक अवसर के रूप में देखें कि जो काम मुझसे करवाया जा रहा है तो वो मुझे एक अवसर मिल रहा है। यानी एक सकारात्मक तरीके से उस भावना को जो आपके अंदर नकारात्मक बन रही है, आपको लग रहा है कि ये मेरे से आदेश दे रहा है और या ज्यादा काम लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हमको अपने तरीके से लेना है कि उसको सकारात्मक तरीके से लें कि ये एक अवसर के रूप में मेरे पास ये आया है। तो इस प्रकार से हमको अपने भावनाओं के साथ उचित प्रबंधन करना है और आत्म जागरूकता का अभ्यास निरंतर करते रहना है। आत्म जागरूकता के लिए आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जो जीवन है, आप जो पूरे दिन में काम कर रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं, कितना समय आप किस चीज को दे रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो कार्य है आपका, उस कार्य में अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए आप सक्रिय हैं या आप ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह आज का समय मैं पूरा करूं। तो इस प्रकार से ये जो एटीट्यूड है, ये जो हमारे अंदर जो एक भाव है कि भाई हम कुछ नया सीखने के लिए काम नहीं करते, हम किसी तरीके से उसको पूरा करते हैं काम को जो हमको मिला है, और कुछ नई चीज नई सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर फिर विकसित हो जाती है, उसी स्थिति पे हम बने रहते हैं। तो हमारा जो विकास है उसके लिए जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन हमारे अंदर से ही आना चाहिए। तो जब हम भावनात्मक प्रबंधन के साथ काम करने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हमारी भावनाओं को किस तरीके से एक सकारात्मक रूप देना है, यानी उसको इस तरीके से लेना है, बाहर की चीजों से क्या हुआ, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जैसी चीज आपने चाही वैसी नहीं मिली तो आप निराश हो गए, लेकिन उसी के अंदर आपको संतुष्टि ढूंढनी है और अच्छी तरह से काम करना है ताकि वो वस्तु आपको फिर मिल सके आगे। ये उसको वो अंतिम नहीं है, आपने सोचा था मुझे ये चाहिए लेकिन वैसा नहीं मिला, तो उसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी भाव नहीं आना चाहिए। और इसी तरह परिस्थिति, जिस परिस्थिति के अंदर आप चाहते थे कि मैं हूं वैसी परिस्थिति नहीं मिली, तो आपके जो भाव है उन भावों के अंदर नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। उस नकारात्मकता से क्या होगा कि आपका पूरा जो एफिशिएंसी है, आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता से आप काम नहीं कर पाएंगे और खुद के बारे में आपको आपका पोटेंशियल पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या कर सकते थे और आपने कितना किया। आप ज्यादा कर सकते थे लेकिन आपने भावनाओं का प्रबंधन नहीं किया, तो आपने क्या किया कि बहुत कम पोटेंशियल से ही काम चला लिया। यानी आप कर सकते थे बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि आपने उन चीजों पर ज्यादा ऊर्जा खर्च की जिन चीजों को समय देने की आवश्यकता नहीं थी, प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर आपने क्या किया कि अपने क्षमताओं को कम कर दिया। प्रेरणा, मोटिवेशन जो आपको मिलना चाहिए था, उस मोटिवेशन को उस नकारात्मकता ने नष्ट कर दिया। तो लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया, तो बिना लक्ष्य के जब चलते हैं हम, तो हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उन भावनाओं के अंदर ही बह जाते हैं। उन भावनाओं के उचित प्रबंधन के अभाव में हम उस बात को नहीं जान पाते, और ज्यादातर जो हम लोगों का जो दिन बीतता है वो ऑटो पायलट मोड पे रहता है, यानी अपने आप सब चीज हो रही है। जैसे मोबाइल देखना, मोबाइल के अंदर जो भी जितनी तरह की चीजें आजकल उपलब्ध हैं उसमें अपना समय लगाना, तो अपना 90% समय जो है हम इस तरह की चीजों में नष्ट कर देते हैं। तो आत्म जागरूकता बहुत आवश्यक है, जो कि अपने आप से मिलना, अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपने विचारों को पढ़ना, किस तरह की स्थिति में मैं हूं,
तो वो ध्यान के द्वारा संभव हो पाता है। तो इसलिए नियमित रूप से जो ध्यान का अभ्यास करते हैं और ध्यान के अंदर अपने आप को जोड़ते हैं ध्यान से, तो वो अपनी क्षमताओं से परिचित होते हैं। उनको अपने अंदर ये पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करना चाहिए मुझे, और किस तरह से मैं कहाँ गलत हूं। मेरे संबंधों में जो गलत प्रभाव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। तो अपने आप को समझना, तो वो आत्म साक्षात्कार और आत्म प्रबंधन जो है, अपने आप को जानना ये जरूरी है। वो ध्यान के माध्यम से हो सकता है। और ये ध्यान जो है ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य बाहर की परिस्थितियों से जो भी हमारे अंदर प्रभाव आते हैं, उनके साथ जब हम एडजस्ट नहीं हो पाते, उनके साथ जब हम कंप्लेंट्स के मोड में रहते हैं, तो वो हमारे अंदर की नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाते हैं। जब जब भी हम किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं है, तो इसका मतलब हमारा भावनात्मक प्रबंधन जो है वो उचित नहीं है। बाहर के लोग हमारा प्रबंधन कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारी भावनाओं का प्रबंधन कर रहे हैं। आजकल जिस तरीके से फेसबुक और बहुत सी ये आधुनिक जो नेट के माध्यम से चीजें आ रही हैं, वहीं पर भावनाओं को प्रबंध हम नहीं कर पाते हैं। उसमें भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लाइक्स क्या हुआ, ये वो, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, तो उसी से हम अपने आप को अपने अंदर की जो स्थिति है उसको खराब कर लेते हैं। तो वो अपने आप को ना समझना और दूसरों को के हाथों में अपना मैनेजमेंट, अपना प्रबंधन दूसरों के हाथ में दे देना, और दूसरे जब हमारे ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा उनका विचार है, उससे अपने विचारों को प्रभावित करना। तो ये इसका मतलब है कि हम अपने आप के साथ समय नहीं दे रहे, बाहर के पूरी समाज दुनिया, उसके साथ हम पूरा समय दे रहे हैं, और वो हमको धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। तो उनके नियंत्रण से छूटने के लिए उन सब चीजों को छोड़कर ध्यान के लिए समय बढ़ाना, क्योंकि इनका आकर्षण इतना बढ़ता जा रहा है कि हम उनके लिए एक उत्पाद की तरह है, एक प्रोडक्ट की तरह है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमारा उपयोग कर रहे हैं, और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे विचारों पर नियंत्रण कर लिया है। हमारे विचार उन्हीं के साथ साथ वो हमारे विचारों को बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया है। तो वो जब तक अपने अंदर खुद को समझे बगैर कि मेरा कितना समय मैं किस चीज को दे रहा हूं और वो मेरे जीवन में कितना उपयोगी है, तो उस चीज की उपयोगिता को समझकर उसकी अपने जीवन में महत्व को समझना, इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना कि किस चीज का मेरे जीवन में कितना महत्व है। अगर वो महत्वहीन है, अगर उसका कोई फायदा नहीं है, तो उससे दूरी बनाना और उसके साथ अपनी भावनाओं को मुक्त करना। जो भावनाएं आपकी उसके साथ जुड़ गई हैं और वो अब उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपनी सारी क्षमताओं को आपने उनके हाथों में दे दिया, तो इसलिए आपने भावनाओं का जो है वो उचित प्रबंधन नहीं किया है। तो अपनी भावनाओं को उचित दिशा देना है, और वो दिशा तभी दी जा सकती है जब हम कोई लक्ष्य आधारित जीवन जीते हैं, क्योंकि दिशा तो तय पहले खुद को करनी होती है। और जब हमारा कोई लक्ष्य आधारित जीवन होता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है जीवन में, तो फिर हमारे अंदर भाव भी उसी प्रकार के आते हैं। यानी मोटिवेशन तभी मिलता है जब कोई कारण होता है। तो कारण हम अपने अंदर पहले पैदा करें कि मुझे कोई काम करना है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है।
तो वो कारण जब हम देते हैं तो उस कारण से हम स्वतः ही उत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और निरुत्साहित और लक्ष्य विहीन जो जीवन होता है, वहां पर फिर ये भावनाएं जो हैं ये प्रभावी हो जाती हैं। इन भावनाओं के ऊपर प्रतिक्रिया देने में ही पूरा समय नष्ट हो जाता है। तो जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझने लगते हैं कि ये क्या है, मैंने इसका उचित प्रबंधन किया है, तो हम अपने अंदर की ऐसे भावों को भी, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जिनको नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक भाव माना जाता है, और ये हमारे अंदर नकारात्मकता लाते हैं। लेकिन अगर हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझने लगते हैं कि ये क्या चीज है, तो इनका प्रयोग भी हम सकारात्मक रूप में करने लगते हैं। इनको भी हम किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। सकारात्मक लक्ष्यों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो फिर ये शत्रु ना रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं, क्योंकि ये सभी भी ऊर्जाएं हैं। तो इन ऊर्जाओं को एक सकारात्मक दिशा निर्देश देना है और उसके आधार पर अपने आप को प्रेरित रखना है। प्रेरणा हमेशा हमको अपने अंदर से ही लेनी है। बाहर से मिली हुई प्रेरणा, बाहर से मिला हुआ मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। कुछ समय के लिए वो आपके विचारों को पकड़ते हैं, लेकिन एक बार जब आपके अंदर से वो प्रेरणा आई, वो उत्साह आया, वो लक्ष्य मिला, तो धीरे धीरे फिर आप उसी के पीछे प्रवाहित होने लगते हैं। फिर रोज रोज आपको किसी मोटिवेशनल बात की जरूरत नहीं रहती। एक ही बार में आप अपनी भावनाओं का प्रबंधन करके उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और वो वही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम किस तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और एक दूसरों की भावनाओं को समझना, ये अपनी भावनाओं के साथ उचित प्रबंधन, और दूसरों की भावनाओं को समझकर उसके साथ हम एक अच्छा परिणाम दें। यानी कि उसकी भावना क्या कहती है, उस भावना को समझने की भी बुद्धिमत्ता हमको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। तो जितनी भी तरह के संबंध हैं, उनके अंदर हमको समझ के साथ और सहमति और स्वीकार, ये भाव के साथ उस दूसरे के भाव को लेना है, उस पर अपने रिस्पांस देना है। यानी प्रतिक्रिया न देकर उसको उसी तरीके से आपको सुनना है, समझना है, उस पर अपना काम करना है। और उसके अंदर आपके लिए अगर कुछ अच्छी बात है, कोई आपको प्रेरणा मिलती है, तो स्वीकार करना है, नहीं तो उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट के डब्बे में डाल देना है, उसको छोड़ देना है। कि जो भावना आपके लिए किसी काम की नहीं और नकारात्मक भाव आपके अंदर लाती है, आपके अंदर आपको डिमोटिवेट करती है। जैसे अक्सर आप जब कोई लक्ष्य लेके चलते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, तो वो कहता है कि ये तो हो नहीं सकता। आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि ये, तो इस तरह के नकारात्मक भाव आपके अंदर भरे जाते हैं। वहां से आपको वो बातें जब मिलती हैं, प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आपको लगता है कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। आपको बहुत तरह के उदाहरण दिए जाते हैं बाहर के लोगों, क्योंकि उनको आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका अपना निजी लक्ष्य है, वो आपको प्राप्त करना है। लेकिन जब हम समाज से, मित्रों से, बाकी लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो उस लक्ष्य के प्रति अपने भाव बताएं, अपने विचार बताएं, तो वहां से ज्यादातर आपको नकारात्मकता ही प्राप्त होती है। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड होना है, अपने लक्ष्य को स्वयं ही तय करना है, अपना मोटिवेशन, अपनी प्रेरणा अपने अंदर से ही लेनी है। और जो इस तरीके से अपने भावों को प्रबंधन करते हैं और स्वयं को अपने किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते कि मेरा
मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे की अ, अ, उत्साहवर्धन की आवश्यकता है, या कोई दूसरा मुझसे कहे तो मैं, मेरे भाव जो हैं इस प्रकार के आएंगे कि मुझे प्राप्त करना है। तो वो है भावनाओं का प्रबंधन। यानी कि मेरे को क्या करना है, मेरे विचार मुझको किस तरीके से सकारात्मक भाव मेरे अंदर उत्पन्न करें, और अपने जीवन का जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं किस प्रकार से प्राप्त करूं, मैं अपने प्रेरणा खुद बनूं। और मेरे जो भी भाव हैं मेरे अंदर, नकारात्मक भाव, उनको सकारात्मक में इस सभी समुदाय के लिए, समाज के लिए किस तरीके से उनको सकारात्मक तरीके से उपयोग करूं, ताकि उसका जो ऊर्जा है मेरे अंदर, वो ऊर्जा सबके लिए कुछ अच्छे रूप में बाहर जाए। तो मेरे अंदर अगर ऊर्जा भाव प्रबंधन का वो नहीं है, टेक्निक नहीं है, तो मेरे अंदर से जो ऊर्जा बाहर जाएगी वो नकारात्मक होगी, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी थी। तो वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर भी जाके नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है, और उससे फिर एक पूरा वातावरण जो है विषाक्त हो जाता है। और वो फिर आपके पास पलट कर जब आती है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको लगता है कि मुझसे गलत हुआ, कहीं आप पश्चाताप करने लगते हैं, रिग्रेट करने लगते हैं। तो ये सारी नकारात्मक विचार है, रिग्रेट करना, पश्चाताप करना, अफसोस करना, दुखी होना। तो इन सब से अगर मुक्त होना है, इन सब से अगर बच के रहना है, और एक सीधे सीधे अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना है, तो इस प्रकार की सभी चीजों को समझकर, अपने आप को समझकर, अपनी क्षमताओं को देखकर, अपने अंदर अगर कोई विशेष भाव ज्यादा मात्रा में होता है, घृणा का भाव किसी के प्रति अगर है, गुस्से का भाव किसी के प्रति है, ईर्ष्या का, सतपाल जी म्यूट हो गए आप। तो ये घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, पश्चाताप, दुख, ये जितने भी भाव हमारे अंदर आते हैं, ये सारे भाव हमारी ऊर्जा को नष्ट करने वाले हैं। और जब हमारे अंदर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो हम मोटिवेटेड नहीं रहते, कोई भी काम करने का उत्साह नहीं रहता, निरुत्साहित हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है जीवन में। लेकिन उसका कारण हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम उन भावों को इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि वो भाव हमारे अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो उसको भी वो नष्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे वो उस रूप में बदल जाते हैं। तो अपना आंतरिक प्रबंधन जो है, आंतरिक भाव प्रबंधन, उसके ऊपर ध्यान देकर हम अपने सभी संबंधों को अच्छा रख सकते हैं। हमारी परिस्थितियों से जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसके अंदर सहज रह सकते हैं। जिन वस्तुओं से भी हमें कंप्लेंट है उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार से एक सहज जीवन जीकर, और सभी के साथ अच्छा प्रसन्नता से, सहजता से रह सकते हैं, और स्वयं को भी और दूसरों को भी संतुष्ट रख सकते हैं। तो ये हमारा विषय था, उस पर हमने कुछ विचार मैंने अपने बताए। अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। यस दोस्तों, कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। यस मास्टर, किसी का कोई भी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है किसी का? नीतू जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, वेलकम।
सर, जो आप बोले वो तो ठीक है, बट सर समटाइम ऐसा होता है कि जैसे नेगेटिविटी को तो अपन ग्रेजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो पॉजिटिव इमोशंस होते लाइक कि लव अफेक्शंस, किसी के साथ अटैचमेंट, कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर समझते कि रॉन्ग है, इतना नहीं होना चाहिए, स्टिल उससे बाहर आना। और अगर खुद के लिए सोच के अगर आ भी जाते कि बट सामने वाले का क्या परिस्थिति होगा, वो सोच के भी वो अटैचमेंट को कम नहीं कर पाते, तो इसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको लेके। देखिए, ध्यान के अंदर जितना समय आप लगाते हैं तो हम्म। उससे अपने अंदर इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि क्या ये जो दूसरे के साथ मेरा लगाव है, ये अटैचमेंट है, ये क्या है। तो उसके कारण पे जाइए, उस अटैचमेंट के बेस पे जाइए, जड़ पे जाइए कि इस अटैचमेंट के पीछे क्या कोई मेरा अपना क्या कौन सा मेरा भाव है जो मुझे इस अटैचमेंट के साथ जोड़ रहा है। तो मुझे उस भाव के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, इमोशनल मैनेजमेंट। तो इमोशनल मैनेजमेंट को अगर हमको समझना है तो हम उस पर्टिकुलर इमोशन के ऊपर काम करें, उसको समझें कि भाई ये इमोशन क्यों मेरे अंदर आ रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किस लिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो उस इमोशन को फिर उसके ऊपर उचित या अनुचित का कोई वो प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सिर्फ उसके ऊपर इतना ही काम करना है कि क्या ये मुझे दुख दे रहा है। अगर वो अटैचमेंट या वो अगर आपके लिए कोई प्रेरणा देता है, कोई अच्छा काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रेरणा कहीं से लेते हैं। कभी किसी प्रेम के संबंध से प्रेरणा मिलती है, कभी कभी ईर्ष्या में भी प्रेरणा छुपी होती है कि उसने इतना किया, इतने नंबर प्राप्त किए, तो मुझे उससे ज्यादा लेना है। तो इसलिए हमको जो ये बात थी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इनको नेगेटिव में नहीं करना है। किसी के साथ अगर ईर्ष्या हो रही है इसलिए कि उसके पास ये, तो मैं भी काम करके ये उससे ज्यादा आगे बढ़ूं, वो प्राप्त करूं। तो ये हो गया कि हमने उसको पॉजिटिव यूज में ले राइट। लिया भावनाओं को। तो ये इस तरीके से हमको काम करना है। समटाइम्स सर बह जाते हैं अपन इमोशंस में, लाइक किसी फ्रेंड भी हो, फैमिली हो, किसी के जैसे मुंह आ जाता, राइट, तो बहुत हम्म परेशानी होती है, राइट, उससे हाँ निकल हाँ के आना। हाँ, ये होता है मोह। ये मतलब देखिए क्या समझते नाम है, सब कुछ, स्टिल अपन ये को कुछ परेशानी हो जाती है। इसके लिए नीतू जी जो आप कह रहे हैं ना, मोह तो दुख देने के लिए ही आता है। डेफिनेटली। बट उससे मतलब समझते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, बट स्टिल उससे निकल के आना, उस इमोशंस को तोड़ के बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम। नहीं, मोह को सकारात्मक बनाइए ना, उसके उससे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए ना। ये देखिए वो कहते हैं ना, अगर मान लो जैसे लव अफेक्शन वाली जहाँ पे स्टोरी आती है, तो अगर आप पे लव आप की तरफ से लव हो रहा है, सपोज किया कि मैंने किसी से प्यार किया, तो ये उम्मीद करके जो भी कोई करेगा कि वो भी प्यार करे, या दूसरा जो भी आदमी हमारे अपोजिट में है उससे जिससे हमने प्यार किया है वो करे, तो ये प्यार करने वाले की मूर्खता है, निरर्थकता है उसकी। क्योंकि ये सोचने से, मतलब प्यार करने से पहले सोचना, पूछ लेना चाहिए था कि अभी तुम भी प्यार करेगा या नहीं करेगा। और प्यार जब हो गया तो आप अपने भावों को कंट्रोल में रखिए, वो भी आपको सेम पोजीशन में दे या सेम सिचुएशन में दिखाए, सेम अफेक्शन दिखाए, ये हो नहीं सकता। ये राइट, पॉसिबल राइट। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो मैं तो आप, मुंह की बात करी तो किसी के साथ भी, जैसे हाँ वो फैमिली किसी भी, मेंबर्स मैं हो, भी वही बता तो रही, फैमिली उसमें हो, कोई भी रिश्ता हाँ, हो सकता है मैम। अगर मान राइट, लो राइट, बहन राइट। बहन भाई का ही लगा लो, तो बहन बहुत चाहती है भाई को और भाई नहीं उतनी वैल्यू दे रहा है, तो बहन को ये हाँ, सोच के ही वैल्यू देनी चाहिए कि ये नहीं सोच के वैल्यू देनी वो देगा ही वैल्यू। एक तरफा ही होता है ये, तुम्हें पे करना है, दैट्स ऑल। वो दे रहा है तुम्हारे, जवाब दे रहा है नहीं दे रहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इस भाव में आगे बढ़ो, अदरवाइज पहले ही पीछे हट जाओ। पहले हट जाओ, बट ऐसा होता नहीं है ना, मतलब आप उस बहाव में बह जाते हो, देन आप समटाइम जब रियलाइज करते हो तो वहां से निकलना, मैं कह रही थी वो जब क्या तरीका हो सकता है कि क्या अपनाए कि उस उसको कंट्रोल करते हुए अपन निकल जाए, राइट, तो वो उसको मेरा भी प्रश्न अपने था, आप वही को ही एक्चुअली। मैम वहां पे आपने खुद को ही रोक लगानी होगी। वही वही वही।
अपने भाव को ही कंट्रोल में रखना होगा वहां पे। राइट। जो अभी आज प्रबंधन सिखाया गया है, भावनात्मक प्रबंधन जो है, वही यही है। वो यही कह रहे हैं कि अपने भावों को, अपनी भावनाओं को प्रबंधन हाँ, में रखिए। चैनलाइज करो, चैनलाइज करने की बात करें सर। या हाँ, उन्हीं वो को मैं अपने समझी। संभाल के रखिए, उन्हें हाँ, ठीक तरह से यूज वो कीजिए। वो सर जैसा बोले वो समझा, बट समटाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं ये इस प्रश्न में बोलना चाह रही थी। नहीं, ठीक है, उसके ऊपर काम थैंक करने यू। से, उसके ऊपर अभ्यास से होता है। ध्यान भी राइट सर। कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए। कुल मिला के प्रबंधन शब्द जब हम यूज करते हैं, मैनेजमेंट शब्द यूज करते हैं, तो इमोशनल मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट। इमोशनल मैनेजमेंट हमारा विषय है। तो जब वो मैनेजमेंट कैसे होगा, टेक्निक से होगा ना। क्योंकि जब भी कोई मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रास्ते क्या क्या हैं, वही मैनेजमेंट है। राइट। तो इसलिए इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब कि वो जो चैनल्स, क्या क्या चैनल्स हैं जो कि हमको उसको मैनेज करने के लिए मिलते हैं, तो वो सब आपको करने, उस पर विचार करना है। यस मास्टर, किसी और का कोई भी सवाल? यस कल्पेश जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, हमारे जीवन में जब बार बार ये जब क्रोध, घृणा, भावनात्मक या नकारात्मक ये चीजें बार बार आ रही है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना सर, तो पिछले जन्मों का हमारा जो कर्म है और इसी पर हमारी गति होनी है। हम्म, मेरे कहने ठीक का है। मतलब ये है, पिछले जन्मों का भी कर्म होना चाहिए ना सर। हम्म, नहीं, ये जो आप कहना चाहते हो, आपका मतलब ये है कि अगर कोई खराब संबंध कहीं से आ रहा है तो वो पिछले जन्म की वजह से आ रहा है, ये है ना आपका यस प्रश्न। यस जी यस, जी। दैट। यस। तो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण किस वजह से आया, यानी कि वो बीज कहाँ पड़ा था, वो बीज बहुत पहले का पिछले जन्म के पड़ा हुआ, वो अब पौधा बन गया, वो अब पेड़ बन गया, या इस जन्म में ही कोई बात आपने ऐसी करी कि वो संबंध खराब हो गया। बात वो नहीं है कि उसका कॉज क्या है, बात यह कि अब हम उसको किस रूप में लें और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ रहा है। भले ही वो कहीं से भी आया हो, हमारे पिछले जन्म से भी आया हो सकता है, लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। जो समस्या आती है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो समस्या आई है, उस समस्या की जड़, जड़ पे काम करने की बजाय उस समस्या को किस प्रकार से हमारे रास्ते की बाधा न बनने दिया जाए, उसके साथ किस तरह से टैकल किया जाए, उसको कैसे डील किया जाए। तो इसलिए उसको समझना है। तो हमारा भावनात्मक प्रबंधन जो है वो उसको डील करेगा कि ये चीज जो मेरे जीवन में आई है, भले ही मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से आई है। बहुत से संबंध ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से हमारे पिछले जन्मों से आते हैं। आपकी पति पत्नी के संबंध कभी कभी बहुत ज्यादा कटु होते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे हो जाते हैं कि वो टूटने की कगार पे आ जाते हैं, फिर उससे बहुत ज्यादा दुख हमको मिलते हैं। तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई हमारा पिछला अकाउंट है जो सेटल नहीं हुआ है। तो वहां पर हमको यही समझना है कि ये जो भाव मेरे अंदर दुख प्रकट कर रहा है, तो उसका कारण क्या है कि मैंने उस भाव को प्रतिक्रिया दे रहा हूं, मैं उस भाव की प्रतिक्रिया दे रहा हूं, उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। अगर अगर किसी के साथ अगर हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, नहीं एडजस्ट हो रहा, और हम इतनी भी समझ हमको है कि ये पिछले जन्म के हमारे कोई कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसको प्रतिक्रिया ना देकर स्वीकार करने के भाव में रहेंगे कि ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसको मुझे इसी रूप में स्वीकार करना है। अगर मैं स्वीकार कर सकता हूं तो ही मेरे लिए, मेरा संपूर्ण विकास के लिए ये आवश्यक है। वरना वो अकेला एक ही संबंध मेरे पूरे जीवन को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। मेरी इतनी नकारात्मकता मेरे अंदर भर जाएगी कि मेरे जीवन में और 10 चीजें अच्छी हैं, पर मैं उन 10 चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा। वो एक ही चीज मेरे पूरे जीवन को कंट्रोल कर लेगी। तो वो नियंत्रण जो हमारा, हम उसके हाथ में दे रहे हैं, उस समस्या के हाथ में दे रहे हैं, उस इमोशन के हाथ में दे रहे हैं, उससे बाहर निकलना है। यानी
उद्देश्य क्या है? ये जो हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अगर हमने ये जीवन किया है, ये जीवन हमको मिला है, इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जीवन को यूं ही नहीं मिल जाता है। जीवन एक बहुत अमूल्य घटना है, एक ऐसी घटना है जो हमारे आत्मा के साथ घटी है। उस आत्मा ने ये शरीर धारण किया है। ये जो शरीर धारण किया है, इसके पीछे कुछ बहुत सारे काम थे जो कि पिछले समय से चले आ रहे हैं। उनको पूरा करने के लिए ये हमको एक समय मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या उस अपॉर्चुनिटी को हम सिर्फ एक भाव के लिए, एक दूसरे के साथ हमारी भावनात्मक मिस अंडरस्टैंडिंग के वजह से कि मैं उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करता जैसा वो है, तो उसकी वजह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य तय करना और रास्ते में आने वाली ये जो भावनात्मक बाधाएं हैं, इन भावनात्मक बाधाओं से अपने आप को, जैसे कोई कांटा रास्ते में पड़ा हो तो हम पैर ऊपर करके चले जाते हैं ना, कि उसके ऊपर पैर तो नहीं रखते, कोशिश करते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर क्यों पैर रखना है? उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य आगे का है, यहां उलझ के रहना नहीं है। इसलिए भावनात्मक बाधाएं हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में हमें रोके नहीं, रुकावट ना बने, इसलिए वो प्रबंधन आवश्यक है। ओके, थैंक यू सर। यस कल्पेश जी, आर यू एग्री? ओके जी, कंप्लीट। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? आज अरुणधति मैम कुछ नहीं बोलेंगी? मैम आर यू ओके? अरुणधति मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अरुण बोलिए मैम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। जी नमस्ते। मेरे को मन नहीं कर रहा। आर यू हैप्पी? हाँ हाँ ठीक हूँ। ऑल राइट, ऑल सब ठीक है, हाँ गुड है। हाँ ठीक है अभी ठीक है। चलो। आज का सब्जेक्ट आपके ऊपर ही था, ज्यादा भाव में नहीं बहना चाहिए कुछ भी, किसी उसमें भी। जितना हम अपने हाँ आप को हाँ। भाव में बहा देंगे ना, जैसे इमोशनल उनमें आ जाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जो चक्र जो आज सतपाल जी ने ध्यान कराया है, तो वीक पड़ेंगे, हाँ तो वो हम पे ही हावी हो जाएंगे। तो उन्हें हाँ। उन्हें हावी ना होने दें, हमें उन पे ही उनको बराबर तरह ठीक तरीके से मैनेज करके चलते रहना है। हम्म, यस ध्यान दोस्तों, किसी अच्छा और है। का कोई सवाल? अगर नहीं है तो फिर आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। नमस्ते। जी ठीक है, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी ने बहुत अच्छी तरह ये चर्चा में भाग लिया। थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतनी सुंदर ज्ञान और ध्यान दोनों के लिए ही। जी हम थैंक ये मंच पूरी तरह से आप पे आभारी है, इस बात के लिए कितना सुंदर ध्यान और ज्ञान बांटा है आपने जी जी, सभी ध्यानियों को। वेलकम। तो उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, और इसी भावनाओं के भाव के साथ कि आप हमारे सब बीच में आते रहें और जी जी इसी प्रकार अपने ज्ञान की वर्षा करते रहें। जी जी, निश्चित रूप तो से। थैंक यू, और सभी को शुभ रात्रि दोस्तों। शुभ रात्रि शुभ रात्रि।